अस्सलाम वालेकुम। मैं महापारा तबस्सुम। आज मैं बात करने वाली हूँ सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो मैं इन इवेंट्स को इस इजी वे में बताऊंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होंगे वो सेल के मल्टीप्लिकेशन पर ही डिपेंड करेंगे। यानी कि कोई भी सेल जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेगा तब तक किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के वो सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो ये डेवलपमेंट किसी न किसी यूनिसेलुलर जाइगोट से ही हुआ होगा। कोई यूनिसेलुलर जाइगोट उसमें सेल डिवीज़न होगा, ग्रोथ होगा और डिफरेंशिएशन होगी जिसके रिजल्ट में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीज़न पर ही डिपेंड करते हैं। यानी कि न्यूक्लिएटेड सेल्स के डिवीज़न जो होते हैं उनमें दो इंटीग्रल एक्टिविटीज़ पाई जाती है और जिसमें पहली एक्टिविटी है वो है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कैरियन का डिवीज़न। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीज़न को ही कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें तीन तरह के सेल डिवीज़न देखे गए हैं। पहला एमाइटोसिस जिसको डायरेक्ट सेल डिवीज़न भी कहा जाता है, दूसरा माइटोसिस जिसको इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न कहा जाता है और तीसरा मियोसिस जिसको रिडक्शन डिवीज़न कहा जाता है। तो किसी भी सेल डिवीज़न को समझने के लिए या किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्रोमोसोम्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स किसी भी सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमेटिन फाइबर से बनता है। अगर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखें तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि क्रोमोसोम्स में दो सिस्टर क्रोमेटिड पाए जाते हैं और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंटर पॉइंट से एक दूसरे से चिपके होते हैं और इस सेंटर पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसके अलावा आप सेल में एक जनरल चीज़ भी याद रखिएगा, जैसे कि सेल के चारों तरफ के पोर्शन को पेरिफेरी कहा जाता है और इसके बीच वाले पोर्शन को इक्वेटर कहा जाता है। तो इक्वेटर और पेरिफेरी में कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब हम बात करते हैं पहले सेल डिवीज़न की जिसको एमाइटोसिस कहा जाता है या फिर इसको डायरेक्ट सेल डिवीज़न भी कहा जाता है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोअन है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट सेल डिवीज़न या एमाइटोसिस से ही होते हैं। यानी एमाइटोटिक टाइप के सेल डिवीज़न में सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस लंबाई में बढ़ेगा और जब सेल का न्यूक्लियस लंबाई में बढ़ेगा उसी वक्त सेल के सेंटर में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सेल का न्यूक्लियस लंबाई में बढ़ते बढ़ते डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा और ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो होगा वो सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि दो सेल्स में डिवाइड कर देगा और हर सेल में एक न्यूक्लियस चला जाएगा। तो इस तरह से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा होता है एमाइटोसिस के प्रोसेस में। एमाइटोसिस के प्रोसेस में किसी भी तरह की न्यूक्लियर इवेंट्स नहीं देखे गए हैं। जनरल यही देखा गया कि न्यूक्लियस लंबाई में बढ़ रहा है और बढ़ के डिवाइड हो जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस जो कि ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड के माइटस से बना है। माइटस का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब कोई धागा। तो जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है वो हमेशा सोमैटिक सेल्स में होती हैं। आप ये चीज़ याद रख लेना कि बॉडी में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक तो सोमैटिक सेल्स और दूसरे जो होते हैं वो सेक्स सेल। सेक्स सेल स्पर्म और ओवम का निर्माण करते हैं और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो बॉडी के सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि सोमैटिक सेल्स क्या है और
सेक्स सेल क्या है। और ये भी याद रखना कि माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स में ही होते हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स में एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान जो सेल की संख्या में मल्टीप्लिकेशन होता है, जो सेल की संख्या बढ़ती है, वो संख्या जो होती है वो माइटोसिस के प्रोसेस से ही बढ़ती है। जैसे मान लो कोई जाइगोट है, जाइगोट से एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जाइगोट से एडल्ट के फॉर्मेशन में भी जो सेल डिवीज़न होता है वो माइटोसिस ही होता है। माइटोसिस सेल डिवीज़न में ये देखा गया है कि दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ये डॉटर सेल्स जो होंगे वो अपने पेरेंट सेल से क्वालिटेटिवली रूप से और क्वांटिटेटिवली रूप से एक जैसे होंगे, यानी कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो होगी वो पेरेंट सेल के जैसे ही होगी। इसके अलावा माइटोसिस में ये देखा गया है कि इसमें 4 तरह के फेज़ होते हैं। माइटोसिस में 4 तरह के फेज़, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि माइटोसिस को 2 फेज़ में डिवाइड किया जा सकता है। मैं बताऊंगी 4 फेज़ में कैसे डिवाइड किया जाता है और 2 फेज़ में कैसे डिवाइड किया जाता है। अगर 4 फेज़ में डिवाइड करना हो तो हम इसको G1, G2, यस और माइटोटिक फेज़ करके डिवाइड कर देते हैं। और अगर इसे 2 फेज़ में डिवाइड करना होता है तो हम इसे इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़ में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़ के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अगर इंटरफेज़ की बात की जाए तो इंटरफेज़ 2 माइटोटिक डिवीज़न के बीच पाया जाने वाला एक तरह का रेस्टिंग फेज़ है, जिसको इंटरमाइटोटिक फेज़ या इंटरफेज़ कहा जाता है। इंटर का मतलब आपको पता होगा मीडियम, बिटवीन। तो इंटरफेस में कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होता है। अलबत्ता ये देखा गया है कि जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स में पाए जाने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और सेल जो होते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि वो उनके सेल डिवाइड हो सकें। तो इंटरफेस में निम्नलिखित इवेंट्स देखे गए हैं, जैसे कि इसमें ये देखा गया कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होते हैं वो इंटैक्ट हो जाते हैं, और ये देखा गया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिफ्यूज्ड, लॉन्ग, क्वाइल्ड और इंडिस्टिंक्टली विजिबल क्रोमेटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा ये देखा गया कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, और जो न्यूक्लियोलस होते हैं, न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिससे कि न्यूक्लियोलस की साइज़ बढ़ जाती है। इसके अलावा डॉटर सेंट्रियोल जो होते हैं वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल होते हैं उसके करीब ही ओरिजिनेट होने लगते हैं, और इसलिए इंटरफेज़ वाले सेल्स में हमेशा 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक फॉल्टन नाम के वैज्ञानिक थे जो कि 1917 ईस्वी में उन्होंने बताया कि 2 सेंट्रियोल्स को एक साथ हम डिप्लोसोम्स के नाम से जान सकते हैं, या इसको डिप्लोसोम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोटिक फेज़ के बारे में। माइटोटिक फेज़ को समझने के लिए हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो कैरियोकाइनेसिस में डिवाइड कर देते हैं और दूसरा साइटोकाइनेसिस में डिवाइड कर देते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कैरियन का डिवीज़न, यानी कि इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। कैरियोकाइनेसिस को कई स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगर हम प्रोफेज की बात करें, प्रो का मतलब बिफोर होता है जो कि ग्रीक वर्ड से आया है, और फेसिस मतलब होता है अपीयरेंस। ये माइटोसिस का पहला स्टेप है, जिसमें कुछ इस तरह के इवेंट सेल में देखे गए हैं। जैसे कि इसमें पहला इवेंट ये होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो स्फेरॉइड हो जाते हैं, रिफ्रैक्टिव और विस्कस हो जाते हैं। दूसरा इवेंट ये है कि न्यूक्लियर इन्वेलोप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब ख़त्म होने लगते हैं। तीसरा इवेंट इसमें ये है कि डीएनए की डुप्लीकेशन जो होती है वो इंटरफेज में देखी गई है, और जितने भी नए क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, तो प्रोफेज में 2 क्रोमेटिड्स रिपोर्ट किए गए हैं, और हर क्रोमेटिड्स में एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं। चौथा इवेंट इसमें ये होता है कि
दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेंट्रोमियर द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद ये देखा गया है कि क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, यानी न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगते हैं। और प्रत्येक सेंट्रियोल, हर सेंट्रियोल जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं और सेपरेट होकर सेल के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। और ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाने के बाद डुप्लीकेट हो जाते हैं, और डुप्लीकेट होने की वजह से इनको डिप्लोसोम के नाम से या फिर पेयर्ड सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। और ये डिप्लोसोम वर्ड का यूज़ फॉल्टन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। अब सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो एक इलांगेटेड बॉडी या ब्रिज बनाते हैं, जिसको हम सेंट्रोडेस्मस के नाम से जानते हैं। दो सेंट्रियोल्स के बीच में एक ब्रिज बन जाता है जिसको सेंट्रोडेस्मस कहा जाता है। और उसके बाद सेंट्रोडेस्मस डेलिकेट फिलामेंट जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और एस्टर्स वगैरह जो होते हैं वो स्पाइंडल का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो प्रोफेज में इतने स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोमेटाफेज के बारे में। प्रोमेटाफेज का मतलब होता है प्रो बिफोर, मेटा मतलब आफ्टर, फेसिस मतलब अपीयरेंस, जो कि ग्रीक वर्ड से आया है। तो इसमें कुछ इस तरह से इवेंट होते हैं, जैसे कि इसमें पहला इवेंट ये होगा कि जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, यानी न्यूक्लियस पे पाए जाने वाले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे वो कम्प्लीटली रूप से गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एक क्लियर जोन, जो कि जिसको मैंने इक्वेटर बताया था कि सेंट्रल पोर्शन को इक्वेटर कहा जाता है। तो स्पाइंडल के मिड लाइन के बीच में इक्वेटर, जो कि एक क्लियर जोन के रूप में दिखाई देने लगता है। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर की तरफ जाने लगते हैं। तो इतने सारे स्टेप्स जो होते हैं वो प्रो मेटाफेज में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। तो मेटा का मतलब होता है आफ्टर, फेसिस का मतलब होता है अपीयरेंस। तो मेटाफेज में कुछ इस तरह के इवेंट होते हैं, जैसे कि हर क्रोमोसोम्स जो होता है वो इक्वेटर की तरफ जाता है और अपने आप को रेडियली अरेंज कर लेता है। जो छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और जो बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरीफेरी की तरफ होते हैं। उसके बाद ये देखा गया कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के जितने भी फाइबर्स हैं वो अगर क्रोमोसोम्स से चिपकते हैं तो उनको क्रोमोसोमल फाइबर कहा जाता है, और अगर सेंट्रियोल से चिपकते हैं तो उनको काइंटिन्यूअस फाइबर कहा जाता है। और अगर वो कुछ अलग दूसरे फाइबर से चिपकते हैं या फिर वो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ते हैं तो उनको इंटरजोनल फाइबर कहा जाता है, या फिर उनको इंटरक्रोमोसोमल फाइबर कहा जाता है। तो इन तीनों फाइबर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम नेक्स्ट फेज़ की बात करते हैं, जिसको एनाफेज कहा जाता है। तो सेल के एनाफेज में एना का मतलब होता है अप, फेसिस का मतलब होता है अपीयरेंस। तो सेल के एनाफेज में कुछ इस तरह के इवेंट्स देखे गए हैं, जैसे कि हर क्रोमोसोम जो होता है वो सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाता है। जो सेंट्रोमियर का पोर्शन होता है वहाँ से डिवाइड होके दो क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है। मान लो कि मैंने बताया कि दो क्रोमेटिड्स होते हैं जो आपस में सेंट्रोमियर से चिपक के रहते हैं, तो सेंट्रोमियर से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम्स की तरह बिहेव करने लगता है। अब इसके बाद ये देखा गया एनाफेज में कि जो क्रोमोसोम्स है वो छोटे हो गए हैं और मोटे हो गए हैं, थिक हो गए हैं, और ये अब सेल के अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद ये देखा गया है कि जो डॉटर क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम्स को हम डॉटर क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। तो जो डॉटर क्रोमोसोम्स का माइग्रेशन हो रहा है अपोजिट पोल पर, वो वास्तव में क्रोमोसोमल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है ना। जैसे कि मैंने आपको 3 तरह के फाइबर्स बताए थे, एक क्रोमोसोमल फाइबर, एक कॉन्टिन्यूअस फाइबर और एक इंटरजोनल फाइबर्स। तो ये तीनों ही फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल में जाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टीलोफेज के बारे में। अगर टीलोफेज की बात की जाए तो टीलोफेज में जो कि फाइनल स्टेज है माइटोसिस का, इसमें कुछ इस तरह के इवेंट्स देखे गए हैं,
जैसे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने अपोजिट पोल पर चले गए हैं और वो अब इलोंगेटेड हो रहे हैं और उनमें डीएनए प्रोटीन की कॉइलिंग ख़त्म हो रही है। न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियोलस का फिर से फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद ये देखा गया है कि एस्टर्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइटोटिक स्पाइंडल जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये देखा गया फाइनली रूप से टीलोफेज के बाद कि दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। तो इन दो डॉटर न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन को ही कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद दूसरी प्रोसेस होती है जिसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अगर साइटोकाइनेसिस की बात की जाए तो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में साइटोप्लाज्म जो होंगे वो इक्वेटोरियल रीजन से डिवाइड हो जाएंगे और डिवाइड होकर दो डॉटर हेल्प्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये डॉटर हेल्प्स जो होते हैं वो एक्चुअल में साइटोप्लाज्म के ही बने होते हैं और इसके अलावा यूनिट मेम्ब्रेन जो होंगी लाइपोप्रोटीन की वो डेवलप होंगे, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो ये इवेंट्स होते हैं साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में। तो जब दो न्यूक्लियस बन गए यानी कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हो गई और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यानी कि दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया और हर सेल में एक एक न्यूक्लियस चले गए। लेकिन न्यूक्लियस का सेल का जो प्रोपोर्शन है वो पेरेंट सेल के जैसा ही देखा गया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको समझने में काम आएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस साइटोकाइनेसिस की भी प्रोसेस ख़त्म हो गए। अब मैं थोड़ा बता देती हूँ माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में। माइटोसिस के बहुत सारे सिग्निफिकेंस देखे गए हैं जिसको कुछ इस तरह से समराइज किया जा सकता है, जैसे कि माइटोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोम्स की संख्या हर डॉटर सेल्स में एकदम वैसे ही सेम होती है जैसा कि पेरेंट सेल में देखा गया है। माइटोटिक जो होते हैं वो हमेशा सेल की साइज़ को मेंटेन करने का काम करते हैं। माइटोसिस के प्रोसेस से हमेशा किसी भी सेल के डीएनए और आरएनए का अमाउंट मेंटेन होता रहता है। माइटोसिस के प्रोसेस से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है या फिर ऑर्गन का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। इसके अलावा माइटोसिस जो होते हैं कोई भी ओल्ड जो भी सड़े गले चीज़ें होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो रिप्लेस हो जाती है, उससे नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी माइटोसिस से ही होता है। इसके अलावा माइटोसिस जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा माइटोसिस जो होते हैं वो सेक्स सेल्स जैसे कि सेक्स सेल्स और गोनेड्स की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। स्पर्म और ओवम को बनाने का काम नहीं करते, बल्कि वो इस पर गोनेड्स और सेक्स सेल्स की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं। तो सेल डिवीज़न में इतना ही है और इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको मियोसिस कहा जाता है। तो मियोसिस की प्रोसेस भी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है जिसको अगर अलग से समझाऊं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप कि आपको माइटोसिस और एमाइटोसिस की प्रोसेस क्लियरली समझ में आ गई होगी और फिर मैं आपको मियोसिस भी बता दूंगी, तो मियोसिस भी आपका क्लियर हो जाएगा।